हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बदलब ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं तो और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है। और क्या पता मेरा ये छोटा सा बदलाव कुछ कृतक लेकर आए या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हर चीज़ या बदलाव की शुरुआती बहुत ही बुनियादी ठग से होती है। कई बार तो सफलता हमारे बारे में थोड़ी ही कदम दूर होती है कि हम हार मान लेते हैं, जबकि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रख कर किया जाने वाले कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता है, और वो हमारी ज़िंदगी में एक नींव का पत्थर भी साबित हो सकता है। चाहिए एक कहानी पढ़ते हैं, इसके द्वारा समझने में आसानी होगी कि छोटा बदलाव किस कदर महत्वपूर्ण है। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं के पीछे को साफ किया करती थी। एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने की सोची। वो लड़का महिला के पास गया और उनका अभिवादन कर बोला, नमस्ते आंटी, मैं आपको हमेशा इन कछुओं के पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ। आप ऐसा किस वजह से करती हो? महिला ने उस मासूम से लड़के को देखा और इस पर लड़के को जवाब दिया, मैं हर रविवार यह आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करती हूँ। उस शांति का अनुभव लेती हूँ, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कच्चाता जमा हो जाने की वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए यह कछुए तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं। कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहा तो यह कवच भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कवच को साफ कर देती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर एक जान पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन फिर भी आंटी, एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में हैं, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकती, तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलाने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। महिला ने बड़ा ही संक्षिप्त लेकिन असरदार जवाब दिया कि भले ही मेरी इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आए, लेकिन सोच, इस एक कछुए की जिंदगी में तो बदलाव आएगा ही ना। तो क्या हम छोटी बदलाव से ही शुरुआत करें?
अपना अपना नजरिया। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तब एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देखा। वो उनके कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महाराज एक बार बताइए कि यह रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और मैंने नया होने के कारण मुझे इस जगह को कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वो वहाँ से लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्टी लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ परदेश रहने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु तुम्हारे इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्टी और बुरे। वहाँ आदमी आगे बढ़ गया है। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया हूँ और परदेश से आया हूँ और इन ग्राम में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यह की कोई खराब जानकारी नहीं है, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं कि जगह कैसी है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उसने कहा कि मैं तुमसे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन मैं पहले तुम मुझे ये बताइए कि मुझे पीछे से जिस देश से भी आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति ने महाराज से कहा, गुरुजी, जन्हा से मैं आया हूँ, वहाँ भी संभव सुलझे हुए और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ और यहाँ से औवध मुझे भर गए हैं, इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा था। इस परमात्मा ने उसे कहा, बंधु, तुम्हें यह भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वहाँ राहगीर भी उन्हें प्रणाम करते आगे बढ़ गया। शिष्य के सब देख रहे थे तो उन्होंने उस रंगीन के जाते ही पूछा, गुरुजी, ये क्या आपने दोनों रंगीनों को अलग अलग जवाब क्यों दिया? वो भी समझ नहीं आया। इस पर मुस्कुराते महात्मा बोले, बस अब तो हमारे आसपास आमतौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसे देखते हैं वैसे वो होती हैं जिस नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हम अच्छे लोग मिल जाएं और अगर हम बुराई देखना चाहें तो बुरे लोग ही मिल जाएं। सब देखने की नज़रिया पर निर्भर करता है। यह जिंदगी का सारा है। विश्वास की शक्ति। इंडियन से एक परदेशी एक विश्वास की उपस्थितियों में शक्ति में अटल भरोसा था। जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता वो उनकी स्थितियों और सत्कार के प्रभावित
हुआ बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में लोगों के लिए आस्था, प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि परदेसी घर का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो उस ओर चला गया। फिर परदेसी घर में प्रवेश कर गया। परदेसी ने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया और उससे कहा, तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ क्या करने आए हो। इस पर चोर ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा, फादर मैं एक मुसीबत हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। मैं इधर उधर भटक रहा था और आपके घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो इस ओर चला गया। क्यों मुझे सिर झुकाने के लिए जगह मिल सकती है? सुबह होते हुए यहाँ से चला जाऊँगा। परदेसी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से हाथ मुँह धो लो और तुम्हारे सोने के खाने का प्रबंध कराता हूँ। इस पर चोर परदेसी का आभार व्यक्त करते हुए स्नानाघाट की ओर बढ़ गया और उसने खाने और सोने की व्यवस्था करवा दी। परदेसी ने उसका बहुत अच्छा से आतिथ्य का सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवाकर उसके सोने की व्यवस्था करवा दी। रात को सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी का इच्छा जागृत हुई और उसने परदेसी के पदारी के घर में सोने की 2 दीनदान चुराकर वहाँ से निकल भाग। रात में पुलिस उसकी तलाश में ही थी। पुलिस के हाथ चढ़ गया तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि मैंने पदाई ने घर से चुराया है। इस पर उसकी पदाई से सामने लग गया तो पदारी ने पुलिस वाले से कहा, आप कृपया इन्हें थोड़ा छोड़ दीजिए, मेरे घर में मेहमान तैर पर आए थे और मैं इन्हें दीपदान इन्हें उपहार में देता तोड़ा पर दिए हैं। इनमें में चोर भी ज्ञान चक्र खुल गए और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। परदेसी की उपद्रव देखते हुए चोर के मन में पश्चाताप होने लगा और उसने माफ़ी मांगकर कभी फिर से चोरी नहीं करने का वचन दिया। संतोष का धन। पंडित जी रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे पकाएंगे, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को जब वो वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बंतु में स्वादिष्ट
साग स्वादिष्ट साग जो है वो किस चीज़ की बनाई है। मैंने जब सुबह आपसे जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आप तो दृष्टि इमली के पेड़ की तरह गई थी। मैंने उसी की पत्ती से यह साग बनाई है। पंडित जी ने बड़ी निश्चयता से साथ खाया। अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हम चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम भोजन की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। जब नगर में राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया तो राजा हैरान हो गया और स्वागत जाकर अपनी कुटिया में उनकी मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गए तो राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातों की, लेकिन वो असमंजस से था कि अपनी बात किस तरह से पूछें। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछा ही लिया कि आपको इस चीज़ का कोई अभाव हो तो नहीं है ना। पंडित जी ने हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुई और उसने वही सवाल किसी भी तारीख का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहले के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने ना जा सकते और पानी का मटका भी इतना नहीं फूटा कि वो पानी नहीं भरा सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक हैं मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधुओं में भी संतों की अनुभूति हो जीवन आनंद हो जाता है। राजा बड़े संग से उस देवी का सामने झुक शनि की महादशा हकीरा गांव में पहली बार शहर आता है और देखता है कि एक पंडित जी सड़क के किनारे बैठे के भविष्य बता रहे हैं। हकीरा ने सोचा चलो मैं भी दिखा लूं। पंडित जी ने हकीरा को आते देखा कर सोच चलो उसको चूना लगाते हैं। हकीरा का हाथ देखकर पंडित जी चिल्ला उठे, यजमान घोर अनर्थ, राम राम राम। शनि की महादशा किंतु में अंतर्दृष्ट राहु तिरछी निगाह से सूर्य की देख रहा है और मंगल स्वग्रहणी होकर वक्र बनकर चक्कर रहा है। अरे चंद्रमा पर तो ग्रहण लगा हुआ है और वे क्या बुद्धि तो क्रोध हो के बैठे हैं। राम ही बचाएं आपको। सूर्य की डिग्री तो बहुत माध्यम के साथ में शनि की 7.5 400। आपका मीन राशि इस बार है महाविनाशी है। महानाशी पंडित जी टिफाइड से तरह बचते रहे। चिल्लाना भी उनका ज्योतिषी का ज्ञान था यह नहीं था। सब कुछ उधेड़ कर रख दिया सोच के कि क्लाइंट को जरूर फंसेगा। हकीरा रुखसाना होकर पंडित जी से, महाराज ऐसा ना कहें, कोई तो उपाय होगा, दया करो, कुछ कृपा करो। पंडित जी वैसे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। यह 1100 रुपये
निकाले, एक पूजा करवा देते, अब ठीक हो जाएगा। हकीना रुकावश होकर पंडित जी से, महाराज भगवान कसम मेरे पास 1100 रुपये नहीं है। पंडित जी अपनी पतली इकड़जी करके एक बार को हाथ देखकर आराम लगता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण उतर रहा है। एक काम करो, 500 रुपये निकालो, एक पूजा करवा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हकीना पंडित जी से, महाराज भगवान कसम मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है। पंडित जी को लगा कि लाइट भाग न जाए, इतनी लाचार ठीक नहीं। पंडित जी एक बार और हाथ देखना चाहा, एक दो चीज फूट गई है। हाथ देखकर लगता है सूर्य की किरणें कुछ बढ़ गई हैं और वहाँ मीन राशि तो इस साल ठीक जाने वाला है। एक काम करो, 100 रुपये निकालो, एक पूजा करवा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हकीना पंडित जी से, महाराज भगवान कसम मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है। पंडित जी यह यजमान हाथ लाइए, गुस्से से हाथ देखकर सब ठीक लग रहा है, बस ये राहु केतु और शनि का लफड़ा है। चलो भाई, तुम भी क्या याद करोगे? निकालो 1100 रुपये, एक पूजा करवा देते, सब ठीक हो जाएगा। हकीना यकीन मुँह बना कि पंडित जी, महाराज भगवान कसम मेरे पास 11 रुपये भी नहीं है। पंडित जी आग बबूला हो उठे, चिल्ला के बोले, अरे आदमी हो कि फायजमा का नाटक लगाए? हाथ तो चलो छोड़, हाथ हटाकर, शनि का तो कुछ करना ही होगा। अब इसके काम क्या होगा? 1.25 रुपये निकालो, एक पूजा करवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हकीना पंडित जी से, भगवान का सब रुपये भी नहीं है। हकीना नहीं, पंडित जी अपना सामान सही रखते ही पीछे जाए, टेक लेते हैं। जाओ बस अब जाओ, होने दो शनि का प्रवेश। जिस आदमी के पास 1.25 रुपये भी नहीं है, वो देखता हूँ उसका शनि क्या बिगाड़ लेता है। होने दो शनि का प्रवेश, हाथ लगाते हुए, होने दो शनि का प्रवेश। पुरानी गर्लफ्रेंड एक दिन दफ्तर से घर आते हुए पुरानी गर्लफ्रेंड हो गई, और जो बीवी से मिलने की ज्यादा थी, वहाँ जरा से लेट हो गई। जाते ही बीवी आंखें दिखाने अनुसार हम पर चिल्लाई, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं है किसी बात का इल्म? जरूर देख रहे हो तुम सेक्रेटरी के साथ कोई फिल्म। मैंने कहा, अरे पागल, घर आते झिटकाते मत किया करो, झगड़ा मत किया करो, कभी तो छोड़ दिया मुझे बेचारे पर, इस तरह शक मत किया करो। पत्नी फिर तेज होकर बोली, मुझे बेहोश बना रहे हो। 6 बजे दफ्तर बंद हो जाता है और तुम 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा, अब छोड़ो यह धुन, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एक आदमी का 1000 का नोट खो गया था और वह उसे ढूंढने की जिद पर अड़ा था। पत्नी बोली, तो तुम उसकी मदद कर रहे तो? मैंने कहा, नहीं, ये पागल, मैं ही तो उसी पर खड़ा था। सुनते ही पत्नी हो गई लोटपोट और बोली, कहाँ से? मैं 1000 का नोट
मैंने कहा, वाकई तो खर्च हो गया है, यह लो 100 रुपये हैं। वह बोला, क्या है, खा गए हो, बाकी के 900 कहाँ हैं? मैंने कहा, असल में जब उसी नोट के ऊपर मैं खड़ा था तो एक लड़की की निगाह में उसी वापस मेरे पैर पर पड़ी, कहीं वहाँ कुछ बक ना दे, इसलिए वहाँ लड़की मानने पड़ी। उसे उसकी पसंद की विचार हाल में फिल्म दिखानी पड़ी। फिल्म उसी की बढ़िया से स्टेडियम खाना खिलाना पड़ा और फिर भी पानी वाइट से घर भी छोड़ आना पड़ा। तब कहीं जाकर तुम्हें ऐसे 100 रुपये बचा पाया हूँ। यह समझ जाने तुम्हारे लिए पानी पुराने का इंतजाम कर लगा हूँ। अब तो बीवी लाजवाब थी, क्योंकि पानी पूरी उसे बेहद पसंद थी। पानी पूरी तुरंत मुस्कुराकर बोली, मैं तो कितनी पागल हूँ, इतनी देर से ऐसे ही बक किए जा रही हूँ। सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, और मैं हूँ कि आप पर शक कर जा रही थी। पत्थर प्रेम। दो भूत ज्ञानी दूर जंगल में सैफले इकट्ठे करने लगे। दिन भर में दोनों ने एक बड़ी पत्थर इकट्ठे किए। शाम को उनको जंगल से ले जाने हेलीफाइट आए। भूविज्ञानिक अपने पत्थर हेलीफाइट पर चढ़ाने लगे। हेलीकॉप्टर की पायलट के जब देखा तो बड़े पत्थर हैं, तो उसने उनको तोड़कर कहा, इतने सारे पत्थर, इनका वजन हेलीकॉप्टर नहीं उठा सकता। अब लोग इनमें फिर सिर्फ 4 पत्थर जा सकते हैं, 2 यहीं छोड़ दो। भूविज्ञान। अरे इतना मेहनत करके जुटा हूँ, पिछले साल भी हमने इतने वजन के पत्थर जुटा के हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया था। इस तरह ही दोनों बहस करते रहे। हेलीकॉप्टर पलटने से सोचा, चलो पिछले साल जब ले गया था तो ठीक है, वो सारे 6 के 6 पत्थर ले जाने को रेडी हो गया। जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो कुछ देर बाद नीचे आने लगा। वजन के कारण हेलीकॉप्टर को पलट गया कि जंगल में क्रैश लैंड करा दिया। कुछ देर बाद पलट और दोनों भूविज्ञानिक पेड़ पर लटकते हुए थे। पहला भूविज्ञानिक ने, भाई यह क्या भूमि है? वातावरण को देखकर आपको क्या लगता है, हम कहाँ क्रैश लैंड हुए हैं? दूसरा भूविज्ञानिक, अब पंख से यह बताना है मुश्किल है, पर हाँ, यह लगभग वही जंगल है जहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर पिछले साल क्रैश लैंड हुआ था। इतना सुनकर ही पलट ने के पेड़ से छलांग लगा दी। हाथी मेरा साथी। एक महावत था जिसका एक हाथी काफी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा, अब ये किसी काम का नहीं है, अगर इसे अभी नहीं बेच तो इसका कोई दाम नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर वो गांव के पशु मेले में ले गया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और
अब तेल लगा दिया। ये सब करने पे हाथी जवान दिखने लगा। मेले में दूर दूर से लोग उसे हाथी को देखने आते। कुछ रहस्यमय लोग उसको लेने के लिए भी उठते से दिखे। महात्माओं को अपनी तरकीब काम आती नजर आ रही थी। एक दिन हकीरा भी मेले में पहुंची। वो हाथी देखते ही अपनी वो सिकुड़ के खड़ा हो गई। वो हाथी को कभी आगे भी कभी पीछे से देखता। महात्मा का जो जी आधा हो गया। उसको लगता है कि इस आदमी को पता चल गया कि हाथी बूढ़ा है। महात्मा दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेने दूर चला गया। महात्मा ने 100 रुपये हकीरा को दिए और बोला, चलो चलो रख लो और जाओ यहाँ से। हकीरा ने कहा, परंतु मैं यहाँ कहाँ रहा था कि महात्मा ने जल्दी से उसे वहाँ से और दूसरे जाके कहाँ हो गया जाओ भी। हकीरा वहाँ से चला गया। महात्मा ने पता लगाया तो पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। दूसरे दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी के मुआयना करने, कभी आगे कभी पीछे। महात्मा दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे ले दूर चला जा। महात्मा ने इस बार 50 रुपये हकीरा को दिए और बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। हकीरा कुछ देर तक पता इससे पहले महात्मा ने उसे वहाँ से दूर कर दिया। अगले दिन हकीरा फिर से आ गई और लगी हाथी को मुकाबला करने, कभी आगे से कभी पीछे से। महात्मा को बड़ा गुस्सा आया। महात्मा सबसे सामने चिल्लाते हुए, क्या है पता कर लिए। मुझे इस हाथी के बारे में हल्ला गुल्ला सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हकीरा, अरे जानवर मैं यह कह रहा था कि इसका महत्व, और जोर से चिल्लाते हुए, इसका इसका मुझे तुम यह कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है। हकीरा, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। महावत, अरे क्या समझ गए, क्या नहीं समझ पा रहे। चलो मैंने माना कि यह हाथी बूढ़ा और बेकार ही नहीं तो जाओ, क्या तुम्हारे गांव में तुमसे सौदा ही नहीं करना। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहे। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। हकीरा, मेरी बात तो सुनो। महात्मा सर पर हाथ रख कर बैठ गया। जाओ यहाँ से यार, मैं माँ कसम, तुम्हें बहुत बुद्धिमान हो। हकीरा, मेरी बात तो सुनो। महात्मा बोले, भाई बोलो। हकीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानवर के पीछे आगे क्या पीछे। महात्मा दीवार पर सर पटकने लगा। हकीरा ने पीछे से बोला, और हाँ, इसका मुँह तो ही नहीं है। महात्मा ने पलट के देखा और जोर से रोने लगा। प्रयास में कमी नहीं। जंगल का राजा शेर बहुत बीमार हो गया। उसे लगा कि अब वहाँ नहीं बचेगा। उसने एक बंदर को अपने उत्तराधिकारी बना लिया। एक दिन उसके पास एक बकरी अपनी समस्या लेकर पहुंची। समस्या सुनाने के बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगा। करीब एक घंटे कूद फांसी करने के बाद वहाँ पेड़ से नीचे उतर आया। बकरी ने उससे पूछा, राजा
जी इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बंदर ने जवाब दिया, हाँ समस्या तो हल नहीं होगी, लेकिन मेरे प्रियस में कोई कमी हो तो बताइए। सुहासल्लाभित जीवन। एक बार बस्ता ने संत से कहा, तुम्हारे स्वासल्लाभिज्ञावत जीवन में पीछे क्या राज है? संत ने कहा, हमें अपने जीवन साथी के साथ प्यार में जिम्मेवारियों बांटनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, तब कोई समस्या नहीं रहती है। बता ने कहा, क्या तुम थोड़ी खुल कर बात बता सकते हो? संता ने कहा, जैसे मेरे घर में सारे बड़े मुझ पर भी है निर्णय लेता हुआ, जबकि सारी छोटी छोटी बातों का निर्णय मेरी बीवी लेती है। हम दूसरों के निर्णयों पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते। मैं कुछ समझ नहीं। बंता ने कहा, थोड़ा उदाहरण दे कर बताओ। संता ने कहा, छोटी छोटी बातें, जैसे हम कौन सी कार खरीदने में निकलना, पैसा बचाना है, अब घर जाना है, अब बाजार जाना है, कौन सा कंडीशन, कौन सा फ्रिज खरीदना है, महीने का खर्च, नौकरानी रखने को या नहीं, बकरी। मेरी पत्नी इन सब निर्णय लेती है, मैं उसके निर्णयों में सहमत हो जाता हूँ। बंता ने पूछा, तब तुम्हारी क्या भूमिका है? संता ने कहा, मेरे निर्णय हमेशा बड़े मोर्चों पर होते हैं, जैसे अमेरिका और इराक पर हमला करना चाहिए, क्या अफ्रीका और अपनी अर्थव्यवस्थाओं बढ़ानी चाहिए, क्यों सचिन को सम्मान वापस लेना चाहिए, वगैरह। तुम्हें ये सुनकर हैरानी हो कि बीवी कभी भी मेरी फैसला का विरोध नहीं करती। मुल्ला बने कम्युनिस्ट। एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए, तो जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीज को लेकर कितने बुर्जित हैं। जब उनके परम मित्र ने खबर सुनी तो वो तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। मित्र मुल्ला, क्या तुम जानते हो कम्युनिज्म का मतलब क्या है? मुल्ला, हाँ मुझे पता है। मित्र, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम्हारे पास 2 कार हैं और किसी के पास एक भी नहीं, तो मुझे अपनी एक कार देनी पड़ेगी? मुल्ला, हाँ, और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। मित्र, अगर तुम्हारे पास 2 बंगले हैं तो और किसी के पास भी नहीं, तो तुम्हें अपना एक बंगला देना होगा? मुल्ला, हाँ, और पूरी तरह से देने को तैयार। मित्र, और तुम जानते हो, अगर तुम्हारे पास 2 गधे हैं तो और किसी के पास एक गधा भी नहीं, तो तुम्हें अपना गधा देना पड़ेगा। मुल्ला, नहीं, मैं इस बात से मतलब नहीं रखता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मित्र, पर क्या यह भी तो वही तर्क लागू होता है? मुल्ला, क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो नहीं है, पर 2 गधे हैं।
टीचर के सवाल, पप्पू के जवाब। टीचर टीपू सुल्तान की मृत्यु किसी युद्ध में हुई थी। पप्पू उनके अधिकारी। युद्ध में टीचर गंगा किसी स्टेट पर बहती है। पप्पू एडिलेड स्टेट में। टीचर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? पप्पू उनके जन्मदिन के दिन। टीचर 15 अगस्त को क्या हुआ था? पप्पू 15 अगस्त को। टीचर 6 लोगों के बीच 8 आम कैसे बांटे? पप्पू महंगे शेर बनाए। टीचर अगर मेरे एक हाथ में 10 संतरे हैं और दूसरे में दुकान के 5 कम और उनमें से 3 सील को उस दो मित्र को दे दिए तो मेरे पास क्या बचेगा? पप्पू 2 बड़े हाथ इसमें इतने सारे संतरे समा सकते हैं। टीचर एक दिन मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त होता। यह किस देश कला का व्यापार है? पप्पू फ्यूचर इंडस्ट्रियल रेट। टीचर राम की लंबाई 5 फुट की और श्याम की घर उसके स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है। तो यह बताइए कि मेरी उम्र क्या होगी? पप्पू 44 साल का है। टीचर सही जवाब। तुमने कैसे निकाला? पप्पू मेरे बड़े भाई की उम्र 22 साल है और वो आधा पागल है तो आप दूसरे पागल हो तो 22 का दुगना 44 होगा। टीचर बताइए कुतुब मीनार कहाँ है? पप्पू नहीं पता। टीचर जाओ पिछली बेंच पर खड़े हो जाओ। पप्पू क्यों? वहाँ से कुतुब मीनार दिखाओ। क्या है? टीचर उत्तरीय ध्रुव पर रखने वाले 2 जानवरों का नाम बताइए। पप्पू पोल बियर और पोल बियर की पत्नी। टीचर अगर 10 लोग मिल गए तो 10 दिन में एक गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे को 5 फुट कितने दिन में खोदेंगे? पप्पू तुरंत। गड्ढा तो पहले से खोदा हुआ है। चांद का दिलदार। एक लड़की ने अपनी बॉयफ्रेंड से कहा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लड़का तो तुम कहो डाली क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़का गया और थोड़ी देर बाद हाथ में कुछ चीज छिपा कर लाया और लड़की से कहा आंखें बंद कर लो। लड़की ने आंखें बंद कर ली तो लड़के ने वो चीज लड़की के हाथों में दे दी और लड़की से आंखें खोलने को कहा। लड़की ने आंखें खोली तो उस चीज को देख उसकी आंखें में आंसू आए क्योंकि उसके हाथ में एक आईना था जिसमें उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। लड़की तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझ रहा था कि जिस मुँह से चांद मांग रही हो कभी वो थोपड़ा आईना में भी देखा होगा। अवधूत भरत के बारे में कुछ ऐसी तस्वीर जो मजाकिया होने के साथ सच भी हुई। भारत में एक ऐसा देश है जो कई स्थानीय भाषाओं द्वारा विभाजित हो और एक विदेशी भाषा द्वारा एकजुट। भारत के लोग इंडियन नेशनल
कि रेड लाइट पर भले न हो रुके लेने, अगर एक काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हजारों लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब तो लगता है कि इंडियन पुलिस में भी काली बिल्ली की भर्ती करवानी पड़ेगी। चीन अपनी सरकार की वजह से तरक्की कर रहा है और भारत में तरक्की न होने के सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी सरकार ही रही है। भारत का मतदाता वोट देने के पहले उम्मीदवार की जात देखता है, ना कि आपकी योजना। सब इन लोगों को कौन समझाए कि भाई तुम देश के लिए नेता ढूंढ रहे हो, ना कि अपने लिए जीजा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ इंडियन क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेटरों राजनीति खेल रहे हैं, राजनेता विजयनाश कर रहे हैं और विजयनाश के क्रिकेटरों बुलडोजर चला रहे हैं। भारत में आप जुगाड़ से गरीब सब कुछ पा सकते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इगली नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से पहले लगभग कोई भारतीय नहीं जानता था कि कैलाश शास्त्री कौन है। लेकिन अगर एक रशियन टेनिस खिलाड़ी हमारे देश के एक क्रिकेटर को नहीं जानते तो ये हमारे लिए अपमान की बात है। भारत 4.25 करोड़ मुस्लिमों का घर और कोई कलाकायत नहीं जारी भारत में किसी अनजान की बात करना खतरनाक है, लेकिन किसी अनजान से शादी करना बिल्कुल ठीक। हम भारतीय अपनी बेटी की पढ़ाई से ज़्यादा खर्च बेटी की शादी में कर देते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ एक पुलिस वाले को देखकर लोग सुरक्षित महसूस करने की बजाय घबरा जाते हैं। हम भारतीय हेलमेट सुरक्षा की हिफाजत से काम चलाना के डर से ज़्यादा पहनते हैं। भारत गरीब लोगों का एक अमीर देश है। दामाद और ससुराल दौरा। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर वहाँ देखने लगा, पर उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ से पेड़ से एक बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर से मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू राजा बना फिरता है, अब तो तेरी शक्ल हिटाने गई ना, अब शिकारी तुम मारोगे। तेरे खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे, तेरी नाखून को दांत निकाल और दरबारी बनाएंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ की डाल हिलाने लगा। तभी अचानक से डाल जिस पर बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा और गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। एक भेलपुरी अलग दाम। एक भेलपुरी वाले का मैं पत्नी की शायरी। पत्नी जब मायके जाती है तो और फिर जब पति के यहाँ आती है तो कैसे रोटियाँ रोज खाती है। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और आटे को अच्छी तरह गूँथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना
नहीं, प्यार काटने वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना। टमाटर ज़रा बाकी को काट, लोग हमारी मोहब्बत से जल ना जाए। चावल टाइम पे से देख लेना, कहीं गलती न हो जाए। कैसी लगी हमारी गज़ल बता देना, नमस्ते कम लगे तो और मिला लेना। बेचारा पति क्या करे, सेकंड को पति अगर देर तक सोया रहता तो बीवी अब उठ भी जाओ। तुम्हारे जैसा भी कोई क्या छुट्टी हो तो इसका मतलब यह है कि सौदे ठीक है। शांति 2 घंटे को पति अगर जल्दी उठ जाते तो बीवी पीछे जन्म में मुर्गी की थी। क्या एक दिन तो चैन से सोने को मिलता है, उसमें भी ठीक 5:30 बजे उठकर कुकू करने लगते हो। इतनी जल्दी उठकर क्या पहाड़ तोड़ लाओ। तीन संडे को पति अगर घर में भी रहे तो बीवी कुछ काम भी करवा लिया करोगे। हफ्ते भर बट देखते हुए हैं तुम्हारे संडे की खुशी भी तुम केवल नहाने धोने में ही लगा देते हो। 4 संडे को पति अगर घर की देर तक बाहर रहे तो बीवी कहती थी, तुम आज पूरे दिन, आज संडे को कभी मुँह से भगवान का नाम ले लिया करो। 5 संडे को पति अगर पूजा करते तो बीवी की घंटी बजाने रहने की कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में रसोइयों में टाटा या बिरला टेस्ट का नाम नहीं होता, ग्वालियर किसी पुजारी का नाम होता। 6 अगर टाटा बिरला स्टेट जैसे बनाने के लिए पति दिन रात मेहनत करते तो बीवी हर वक्त काम तुम्हारे अपने ऑफिस में ही रात 7 फेरे ले लेने चाहिए। हम क्या यहाँ पर बंधुओं मजदूरों और जो सारा दिन काम करें और शाम को तुम्हारा इंतजार करें। पति अगर पत्नी को घुमाने के लिए ले जाए तो बीवी हमारे बीच वाले जीजा जी को दीदी को हर महीने घुमाने के लिए जाते हैं और वो भी वेस्टर्न और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर तुम्हारी तरह हरिद्वार नहाने नहीं जाते। पति अगर अपनी ऐसी तैयारी कर नैनीताल, मसूरी, गौरव, माउंट आबू, ऊटी जैसी जगहों पर घूमने ले जा रहे हो तो बीवी अपना घर ही सबसे अच्छा बेकार पैसे लुटाते फिरते हो, इधर उधर बजियों की तरह घूमते फिरते क्या रखा है घूमने में। इनमें पैसे से अगर घर पर ही रहे तो पूरे 2 साल के लिए कपड़े खरीद सकते हैं। घरवाली की चिक ना हो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। विश्वास न हो तो नरेंद्र मोदी को ही देख लो। यूपी की शादी लड़की देखने जाने पर लड़का और लड़की की बात करने का तरीका देखते हैं। शायद आपको यूपी की भाषा पसंद आए पप्पू,
कितने तक पढ़े हो? अंजू 8वीं तक। पप्पू फिर कहीं नया पढ़ो। अंजू स्कूल दूर हाँ तो हमारी पढ़ाई छुटाई गई है। पप्पू अच्छा रोटी बना लेते हो का? अंजू का बना खेत और सब्जी हम सब्जी बनाने लेते हैं। पप्पू का काय मैं बना लेता हूँ। अंजू आलू की, मेथी की, पालक की, गोभी की, भिंडी की सब्जी तरह तरह की पकाते नहीं बना पाते हैं। अंजू का हंस लेत है। पप्पू कैसे बना होगा गीले का खूब? अंजू मुआ कर मजर दारीजार करतस्त ना टिपिट ना तो लोटियम देखना आओ और कम वाले भाई देखना आओ। धुआं लगे इतनी देर से दिमाग चटकने लगा है। जो बन लेता हूँ और वो बना लेता हूँ। चप्पल दिए आप भराई उतार के मोय सूजी या री अभी आ भारी हाल बड़े आओ का दुए तो खाना बड़ा तारीफ भी भर गई महावीर। एक आदमी एक शादी को 20 साल को गया था, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिला। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने के लिए मांगा। दो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताइए, हम उसका हल करेंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरकीब नहीं हो रही है। बाबा बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने में कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी के खाने में तारीफ करो, तुम अवश्य तरकीब मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चला गया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर में से बेला लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ है? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की और आज जब पड़ोसन खाना दे कर गई तो तुमने जिंदगी का मजा आ गया। डॉक्टर बीमार जादू मिला से कैसे ताबीयत है? मिला जादू मिला ठीक होते हैं तो आपके पास कहे आते हैं। डॉक्टर, मैंने जो दवा दी थी वो खा लिया। चंदू मिला कैसे बात करते हो? दवा तो बोतल में भरी हुई थी, खाली कहीं होगी। डॉक्टर, मेरा मतलब है दवा भी ले ली थी। चंदू मियाँ, क्या कह रहे हो? आपने ही तो दी थी दवा, पीली नहीं लाल थी। डॉक्टर, अरे मेरा मतलब है दवा को पी लिया था। चंदू मिला, डॉक्टर साहब आपने इलाज करवाओ, दवा को नहीं, मुझे पिलाइए था। डॉक्टर, सिर पीटने हुए तो मुझे पागल कर देगा। चंदू मियाँ, मेरी नज़र में पागलों का एक
उम्मीदवार डॉक्टर है। डॉक्टर मेरे बाग यहाँ से जाने का क्या लोगे? चंदू बस 500 रुपये दे दो। डॉक्टर ने 700 रुपये दबा को ज़्यादा। चंदू को डॉक्टर साहब अगली बार दिखाने कब आना है? डॉक्टर कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक है। चंदू ठीक हूँ तो फिर मुझे पागल का लिटाकर पलंग पर लिटाकर शर्ट उतार कर सर लेने को क्या कहा? डॉक्टर मैं तुम्हारा चेहरा अप कर रहा हूँ था। चंदू अब मैं ठीक हूँ तो तुम्हें मेरा चेकअप क्यों कर रहे हो? डॉक्टर गलती हो गई थी मेरे बाग। चंदू गलती नहीं, तुम मेरे इलाज लुटाना चाहते हो। डॉक्टर ये क्या कह रहे हो? तो यह बता, बाहर और मरीज बैठे हुए हैं, मेरा पूरा स्टाफ है, मेरे इलाज का सवाल है। चंदू पहले से बताओ कि मेरे इलाज क्यों लुटाना चाहते थे? डॉक्टर या मैं भला तुम्हारे इलाज क्यों लुटाऊंगा? चंदू तो फिर किसी इलाज लुटाना है तुम्हें। डॉक्टर साहब मुँह बंद करने का क्या लोगे? चंदू एक काम करो, 10,000 रुपये दे दो। डॉक्टर ये ले लो दवा को जा रहा से जादू। डॉक्टर साहब अगली बार कब आना है? डॉक्टर कभी मत आना, मेरे ससुर में क्लिनिक बंद करके आज हरिद्वार तीर्थ करने जा रहा हूँ। तेरे कारण